हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और हमारा अध्ययन पिछले कुछ वीडियो से मौर्य वंश पे चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में 3 विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण विवाद को हमने समझा था कि विभिन्न धार्मिक साहित्यों में, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध ग्रंथों में, साथ ही विभिन्न विदेशी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण के संबंध में क्या उल्लेख मिलते हैं। इसके अलावा हमने चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नामों पर चर्चा किया था, जो एरियन और जस्टिन के द्वारा सुझाए गए, कुछ प्लूटार्क के द्वारा सुझाए गए, ठीक है। एपियानस के द्वारा जो नाम दिए गए, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस के संबंध में हमने विस्तार से चर्चा की थी। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन पे हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का मुलाकात होता है। इसी क्रम में इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित 3 अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि एवं चुनौतियां। इसके अंतर्गत हम उत्तर पश्चिम भारत में यूनान का जो राज्य चल रहा था, यूनानी शासकों का जो राज्य चल रहा था, वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के अभियानों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम भारत को यूनान मुक्त किया। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू होगा कि नंदों के घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन का अंत। मगध पे जो धनानंद का जो राज्य चल रहा था, इस नंद वंश का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मगध के राजगद्दी को हासिल किया। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे कि जब यूनानी शासक सिकंदर वापस लौट जाता है भारत से, तो उसके कुछ क्षत्रप और उसके जो उत्तराधिकारी हुए, जिसमें महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी था सेल्यूकस का भारत अभियान होता है अपने बचे हुए राज्यों को वापस जीतने के लिए। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध होता है, तो हम उस युद्ध को भी इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण पहलू होने वाला है वो होने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य को किस प्रकार से विस्तार दिया। पश्चिम भारत के क्षेत्र में और साथ ही दक्षिण भारत के क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह अपने साम्राज्य को विस्तार दिया। और अंतिम बिंदु में हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का अंत। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला बिंदु जो हम देखने वाले हैं, इसमें पहला टॉपिक होगा वो उपलब्धि एवं चुनौतियाँ। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में हम देखते हैं कि सिकंदर के पश्चात जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र था, पंजाब और सिंध का क्षेत्र, वहाँ पर हम देखते हैं कि सिकंदर के जो क्षत्रप थे वो शासन कर रहे थे। सिकंदर के पश्चात इस क्षेत्र में, पंजाब और सिंध के क्षेत्र में, जो प्रशासनिक ढांचा था वो सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया प्रशासनिक ढांचा था। इस प्रशासनिक ढांचा के तहत ही सिकंदर के जो क्षत्रप थे वो वहाँ पे शासन कर रहे थे। अतः चंद्रगुप्त के समक्ष यह पहली चुनौती थी कि वह पंजाब एवं सिंध से यूनानियों को बाहर करे और उत्तर पश्चिम पे अधिकार करे। तो इसी संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठता है तो वह उत्तर पश्चिम भारत को यूनानी दासता से मुक्त कराने के लिए वह अपनी एक सेना तैयार करता है। देखो, चाणक्य के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में चोर, डाकू, मलेच्छ, जनजाति शामिल थे और इसी कारण से जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना की संज्ञा दी है। ठीक है, क्योंकि चाणक्य ने जिस सेना का वर्णन किया है, उल्लेख किया है, उसमें वह कहता है कि चंद्रगुप्त के सेना में चोर, डाकू, मलेच्छ एवं कुछ जनजातियां भी शामिल थीं। और इसी संदर्भ में जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य डाकुओं की सेना लेकर उत्तर पश्चिमी भारत पर अभियान करता है। देखो, जब उत्तर पश्चिमी भारत पे चंद्रगुप्त मौर्य अभियान करने चलता है तो वहाँ पे जस्टिन के विवरण के अनुसार सिंध और पंजाब में सिकंदर के क्षत्रप शासन कर रहे थे। वहाँ एक क्षत्रप था जिसका नाम था यूडेमस। यूडेमस चंद्रगुप्त के भय से भयभीत होकर वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त के अभियान के पश्चात जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, खास करके सिंध और पंजाब का क्षेत्र, यह मगध साम्राज्य के अंडर आ जाता है। यानी कि उत्तर पश्चिम भारत को चंद्रगुप्त मौर्य आसानी से यूनान मुक्त करने में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा होता क्यों है? चंद्रगुप्त मौर्य जब पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर अभियान कर रहा होता है तो सौभाग्यवश चंद्रगुप्त के लिए यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, क्योंकि सिकंदर जब चला जाता है वापस, उसके जाने के पश्चात पंजाब और सिंध के क्षेत्र में विद्रोह आरंभ हो जाता है।
तथा जो क्षत्रप थे, छोटे छोटे जो क्षत्रप थे, वो आपस में ही भिड़ जाते हैं, आपस में संघर्ष कर रहे होते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो पंजाब और सिंध में घोर अराजकता वाली स्थिति आ जाती है, अराजक की स्थिति, अनस्टेबिलिटी। जो सिंध का शासक था फिलिप, वह भी मारा जाता है। जब सिकंदर वापस लौटता है तो यहाँ पे एक शासक था सिंध का, फिलिप, वह मारा जाता है। उसके बाद जो क्षत्रप बचता है यूडेमस। अब यूडेमस क्या होता है कि चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर भाग जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जस्टिन ने जो इसका पूरा विवरण दिया है उत्तर पश्चिम भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के अभियान का, इससे पता चलता है कि यूडेमस जब भाग जाता है तब पूर्ण रूप से उत्तर पश्चिम का भाग चंद्रगुप्त के हाथ में आ जाता है। तो पहली बिंदु हमने देखी उत्तर पश्चिम भारत को यूनान मुक्त कराना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पहला चुनौती था वो यह था कि उत्तर पश्चिम में जो यूनानी शासन कर रहे थे उनको वहाँ से भगाकर उसको अपने साम्राज्य के अंदर कैसे मिलाया जाए। अगला जो उसके समक्ष चुनौती था वह यह था कि जो मगध में नंदों का घृणित शासन था, अत्याचारपूर्ण शासन था, उसका किस प्रकार अंत किया जाए। कहा जाता है कि प्रारंभ में चंद्रगुप्त नंदों के विरुद्ध युद्ध में सहायता हेतु पंजाब में सिकंदर से मिला था, परंतु सिकंदर ने मना कर दिया था उसकी मदद करने के लिए। अब सिकंदर के साथ मुलाकात किया था चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी चर्चा कौन करता है? तो इसकी चर्चा करता है प्लूटार्क। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था, ठीक है, और जब मिला था तो उसने कहा था कि वह नंदों पे अभियान करने के लिए सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करे। और इसी विवरण के उपलक्ष्य में हेमचंद्र राय चौधरी महोदय कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने भारत के साथ विश्वासघात किया था। और हेमचंद्र राय चौधरी चंद्रगुप्त को भारत का तीसरा विश्वासघाती कहते हुए इसकी तुलना राणा संगा से करते हैं, ठीक है। तो हमने जब सिकंदर का अभियान पढ़ा था तो वहाँ भी दो विश्वासघातियों का हमने चर्चा किया था। पहला कौन था? तक्षशिला का शासक आम्भी, और एक दूसरा अन्य व्यक्ति था शशिगुप्त। उसके बाद हमें प्राचीन इतिहास में तीसरा व्यक्ति मिलता है जिस पे इस बात को लेकर आक्षेप लगाया जाता है कि उसने भारत के साथ विश्वासघात किया था, जिसमें तीसरा नाम किसका है? चंद्रगुप्त का। और हेमचंद्र राय चौधरी चंद्रगुप्त को भारत का तीसरा विश्वासघाती कहते हुए इसकी तुलना राणा संगा से करते हैं। अब हम देखते हैं कि नंदों पे जो चंद्रगुप्त मौर्य अभियान करता है इसकी जानकारी हमें बौद्ध तथा जैन ग्रंथ के दो पुस्तकों महाबोधिवंश और परिशिष्ट परवंश से इसकी जानकारी हमें मिलती है। देखिए, ऐसा उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब नंदों पर अभियान करने जाता है तो पहले प्रयास में वह असफल रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ क्या गलती करता है कि वह डायरेक्ट केंद्र में ही अटैक कर देता है, केंद्रीय भाग पे। जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी छोटी सी सेना लेकर नंदों के साम्राज्य पे अटैक करता है तो धनानंद का जो सेनापति था उस वक्त वहाँ पे सेनापति था शक्टाल, और चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे हार जाता है। पहले प्रयास में चंद्रगुप्त मौर्य सफल नहीं हो पाता है। फिर यह वापस लौटता है और रोटी और खीर का एग्जाम्पल लेते हुए कि डायरेक्ट हमें बीच में उंगली नहीं डालनी चाहिए, गर्म रोटी में बीच में उंगली नहीं डालनी कि हाथ जल जाता है, तो खीर और रोटी के उदाहरण से शिक्षा लेते हुए यह पुनः अभियान करता है किस पे? मगध पे। और इस बार वह केंद्रीय भाग पर आक्रमण न करते हुए सीमांत क्षेत्र को जीतते हुए केंद्र तक पहुंचता है। और इस बार जो उसका सेनापति होता है, दूसरा सेनापति जिसका नाम होता है भद्रसाल, इस बार घनानंद मारा जाता है और सेनापति भद्रसाल भी मारा जाता है। और दूसरे प्रयास में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होता है नंदों के ऊपर। अब इसके पास जो तीसरी चुनौती होती है वह होती है सेल्यूकस से युद्ध। जब सिकंदर वापस लौट जाता है यूनान, और उसकी 323 बीसी में हमने देखा था कि बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात सिकंदर का उत्तराधिकारी होता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। देखो क्या होता है कि जब सिकंदर वापस लौटता है तो सिकंदर के द्वारा भारत में जितने भी विजित प्रदेश थे उस पर सेल्यूकस अपना अधिकार मानता था। तो अपने अधिकार को लेने के लिए सेल्यूकस पुनः अभियान करता है भारत पे।
तो वापस ये सिंधु के नदी के तट तक पहुंच जाता है सेल्यूकस। तो यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जाती है सेल्यूकस से लड़ने। सेल्यूकस इस युद्ध में हार जाता है। हारने के पश्चात सेल्यूकस, देखो सेल्यूकस 305 बीसी में सिंधु नदी के तट तक आ चुका था और लगभग 200 साल तक युद्ध चलता है, संघर्ष चलता है और 303 में संधि होती है चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में। सेल्यूकस अपनी हार मानता है, चंद्रगुप्त को विजयी मानता है और चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में 303 बीसी में एक संधि होती है। इस संधि के तहत सेल्यूकस अपने 4 प्रांत चंद्रगुप्त को देता है। पहला प्रांत था एरिया, जो आज का हेरात प्रांत है। दूसरा था जेड्रोसिया, जो आज का मकरान तट है। और तीसरा था अराकोसिया यानी कंधार का क्षेत्र। और चौथा था पेरीपेनिस डाई यानी काबुल का क्षेत्र। तो आप ध्यान रखेंगे कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें चंद्रगुप्त को 4 प्रांत मिले, एरिया, जेड्रोसिया, अराकोसिया और पेरीपेनिस डाई। चंद्रगुप्त को सेल्यूकस ने 4 राज्य दिए। इसके बदले चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए थे। साथ ही इसी संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। सेल्यूकस से युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह करता है और हेलेना का जो अन्य नाम हमें मिलता है वह मिलता है कार्नेलिया। ठीक है, तो सवाल यहाँ से पूछता है कि कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? तो सेल्यूकस की पुत्री थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी बनी। ठीक है, और यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। साथ ही सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना के साथ अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसे हम जानते हैं मेगास्थनीज के नाम से। मेगास्थनीज जब भारत में आता है तो अपनी यात्रा वृतांत लिखता है, जिसको वह नाम देता है इंडिका। आज ये इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, तो इसी इंडिका के उद्धरण के रूप में एरियन ने एक बुक लिखी है, उसका भी नाम क्या है? इंडिका। तो आज हम जो भी उद्धरण मेगास्थनीज का पाते हैं वो मेगास्थनीज के मूल पुस्तक से नहीं पाते हैं, एरियन के द्वारा लिखी गई पुस्तक से हम पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। इसको भी हमें 2 खंडों में बांट के देखना है। पश्चिम भारत में इसने साम्राज्य को किस प्रकार से विस्तार दिया, या हमें क्या उल्लेख मिलता है पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के संदर्भ में। और दूसरा बिंदु हमें देखना है दक्षिण भारत के क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। देखिए, गुजरात के क्षेत्र में रुद्रदामन एक शक क्षत्रप था। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख हमें मिलता है। ठीक है, गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र तक अधिकार किया था। ठीक है, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत में और पुरातात्विक स्रोत में इसका अच्छे ढंग से हमने इसको विस्तार से समझा था। इस अभिलेख में हमें किन किन शासकों की, चंद्रगुप्त की, अशोक की, तुषास्प की, पर्णदत्त की, स्कंदगुप्त की, सबकी चर्चा मिलती हमें इसी गिरनार अभिलेख से। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से। यहाँ पे क्या पता चलता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का साम्राज्य था उस समय यहाँ का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त था। कौन था? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने यहाँ पे सुदर्शन झील पर बांध बनवाया था। और जो सुदर्शन झील है इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है कि यह उज्जैन पहाड़ी से यहाँ से 2 नदियाँ निकलती थी, पलासनी नदी और सुवर्ण सीता नदी। पलासनी नदी और सुवर्ण सीता नदी के संगम पे यहाँ पे बांध बनवाया गया था और इसी बांध के पीछे आपको सुदर्शन झील देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फिर से एक बार देखें कि गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पे शासन कर रहा था उस समय सौराष्ट्र के क्षेत्र में गवर्नर कौन था वहाँ का? क्षत्रप पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और वहाँ पे बांध बनवाया था। बांध बनवाया, उसके जस्ट पीछे पानी जमा हुआ, वही सुदर्शन झील के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिम भारत के क्षेत्र में सौराष्ट्र तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का विस्तार हुआ था। दक्षिण में हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम क्षण में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाके संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्यागता है। जैन धर्म में यह विधि मानी जाती है संलेखना की, कि आप अन्न जल
त्याग कर देते हैं और भूखे प्यासे रह के अपना देह त्याग करते हैं, उसे कहते हैं संलेखना विधि। तो इसकी चर्चा हमें मिलती है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला से। ठीक है, तो इससे भी पता चलता है कि कर्नाटक तक के क्षेत्र में चंद्रगुप्त का साम्राज्य था। प्लूटार्क का एक कथन आता है इसके साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। ये किसका कथन है? प्लूटार्क का। किस संदर्भ में? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में। ठीक है, साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में वीए स्मिथ का क्या कथन है? विंसेंट आर्थर स्मिथ कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य विस्तार करने के संदर्भ में उस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त कर लिया जिसे मुगल हमेशा प्राप्त करना चाहते थे और अंग्रेज जिसे प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखिए कि उत्तर पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ईरान की सीमा को छूता था, यानी कि हिंदू कुश पर्वत तक पहुंच गया था। पश्चिम भारत में हम देख रहे हैं कि सौराष्ट्र के क्षेत्र यानी गुजरात तक उसका साम्राज्य फैल गया था और पूर्व में मगध साम्राज्य, जो मगध का मुख्य गढ़ था बिहार बंगाल का क्षेत्र, वहाँ तक इसकी साम्राज्य की सीमा थी। और दक्षिण भारत में हमने देखा कर्नाटक मैसूर तक इसकी सीमा पहुँच गई थी। आप यहाँ पे देखें ध्यान से, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंदों का साम्राज्य था पहले उसको जीता, ये रहा नंदों का साम्राज्य। इसके बाद इसने नॉर्थ वेस्ट में इस क्षेत्र में अपना विजय स्थापित किया। फिर जो यूनानियों का क्षेत्र था इसने उसको भी जीता सेल्यूकस से युद्ध करके। ठीक है, 305 से 302 के बीच में जब इसने सेल्यूकस से युद्ध किया तो इसको ये वाला राज्य मिल गया। ठीक है, हमने देखा था हेरात वगैरह ईरान का क्षेत्र जो हमें मिला था दहेज में, 4 प्रांत मिले थे इसको, कंधार वगैरह सब मिल गया था। तो ये पूरा क्षेत्र हो गया था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और दक्षिण में हम देख रहे हैं कि कर्नाटक तक का क्षेत्र इसने जीता था। कलिंग तो हम देखेंगे कि जब अशोक आएगा तो कलिंग पे विजय पुनः स्थापित करेगा। तो ये कलिंग का क्षेत्र अभी चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में नहीं है, तो अशोका जीतेगा इसको 261 बीसी में। तो बाकी जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये सारा, ये पूरा साम्राज्य था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये टॉपिक था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के संबंध में। ठीक है, अब एक नोट लिखिए, सहगौरा ताम्रलेख। सहगौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास। ठीक है, यहाँ से हमें ताम्रलेख मिलता है। ताम्रलेख यानी कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ एक ताम्रपट पर लेखबद्ध प्राचीन लेख है सहगौरा लेख, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास सहगौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यही है कॉपर प्लेट। ये ब्लैक एंड वाइट में है, नहीं तो ये आपको ब्राउन कलर का दिख रहा होता अगर ये कलर में होता। तो सहगौरा से जो हमें अभिलेख मिलता है वो हमें मिलता है गोरखपुर से दक्षिण पूर्व दिशा में राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, और इस ताम्रलेख से हमें क्या पता चलता है कि इसकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है और चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने की चर्चा करता है। लंबे समय तक अकाल पड़ने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि इसके संबंध में वो कुछ कर नहीं पा रहा था और उसी दुख के कारण यह अंतिम रूप से चल जाता है कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला, और वहाँ जाके यह संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग देता है। तो अंतिम दिनों में यह जैन धर्म को अपना लेता है। जैन अनुयायी होने की यहाँ से साक्ष्य मिलती है, क्योंकि यह जैन धर्म के ही द्वारा विधि स्थापित है प्राण त्यागने की। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का अंत। जैन ग्रंथ राजवली कथा के द्वारा हमें इसकी चर्चा मिलती है। अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु द्वारा दीक्षित होकर जैन धर्म ग्रहण कर लेता है और मगध में 12 वर्षों तक लगातार अकाल से उत्पन्न समस्या को दूर न कर पाने के दुख के कारण भद्रबाहु के साथ यह दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, जो कि चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है, वहां जाके संलेखना के माध्यम से अपना प्राण त्याग देता है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक जाने से पूर्व अपने पुत्र बिंदुसार, जिसे सिंहसेन के नाम से जानते थे, सिंहसेन के पक्ष में अपनी गद्दी सौंप कर यह चला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक। तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में 2 वीडियो लेक्चर्स में पूर्ण रूप से चंद्रगुप्त मौर्य को समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
इसका नोट्स चाहिए तो इसके टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर जाएं, ऐड हो जाएं वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, PDF अपलोडेड है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बिंदुसार के बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।